Hello students, welcome you all in high school virtual classes. एसएम इंटर कॉलेज अलीगढ़ से मैं आपका टीचर भूपेंद्र सिंह और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हाई स्कूल बायोलॉजी. टुडे 29th ऑफ अप्रैल, क्लास 10 डी साइंस बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, जीवन प्रक्रियाएं. जीवन प्रक्रियाओं में अब तक हमने स्टडी किया पोषण के विषय में, तो अभी लेकर के चलते हैं श्वसन. स्टूडेंट्स, श्वसन जीवन की एक अहम प्रक्रिया है जिसको कि हम प्रथम बायोलॉजिकल नीड्स में काउंट कर सकते हैं. इससे पहले कि हम श्वसन को पढ़ें, देखते हैं हमने अब तक क्या क्या सीखा. हमने सीखा सजीव, निर्जीव और मृत वस्तुओं के बारे में अपनी जूनियर क्लासेस में. इसके बाद हमने जाना सजीवों के विशिष्ट लक्षण जिनमें श्वसन भी प्रमुख था. सजीवों की जैविक आवश्यकताएं, मूलभूत जैविक आवश्यकताएं, जनन, भोजन, वायु, पानी आदि. इसके बाद में हमने जाना वायु यानी श्वसन, भोजन यानी पोषण, जनन यानी प्रजनन विधियां. तो ये तीन फंडामेंटल नीड्स हैं, फंडामेंटल बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जीवन प्रक्रियाएं, श्वसन. श्वसन को हम लोग डिफाइन करते हैं. अब हर एक शब्द पर गौर करने की आवश्यकता है. केवल सजीवों में होने वाली एंजाइम्स की सहायता से होने वाली भोजन के जारण या दहन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा अन्य जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे कुल मिलाकर के श्वसन कहते हैं. एक बार फिर से देख के चलें. हमने बताया आपको, इसमें 4 पॉइंट्स निकल करके आए कि सजीवों में होने वाली एंजाइम्स की सहायता से होने वाली भोजन के जारण की या दहन की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप जैविक प्रक्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसन कहते हैं. चलिए, अब ये ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है एटीपी के रूप में. एटीपी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. पोषण से प्राप्त जो भोजन है उसमें हम जनरली जो डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे. तो उसी ग्लूकोज को हम लोग क्रियाधार मानते हुए हम आगे का डिस्कशन जारी करेंगे. क्रियाधार क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्रियाधार बोलते हैं. चलिए, अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सजीवों में. अभी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट अ मिनट, यस, ये ग्लूकोज है. नॉर्मली क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है. जैसे आप देख रहे हैं, पायरुवेट कहिए या पायरुविक एसिड कहिए, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. अब इससे आगे की प्रक्रिया 3 अलग अलग तरीके से हो सकती है. एक, जब स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन एब्सेंट हो, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, तो ये क्या, ये पायरुविक एसिड जाकर के इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है. इसे हम लोग बेसिकली अनाक्सीय श्वसन कहते हैं. इस प्रकार की प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं में और खमीर आदि में होती है. इसके अलावा कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था पोषण में. तो उनके अंदर भी क्या है कि अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया होती है. दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन जो वैकल्पिक होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो भी क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी क्या है कि ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में तोड़ने लगती हैं और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करती हैं. अब हमारी मांसपेशियां जब लैक्टिक एसिड बनाने लगती हैं, ज़्यादा लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें थकान महसूस होने लगती है. तो जीवों में जो थकान होता है मांसपेशियों में, वो किसकी वजह से होती है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लैक्टिक एसिड के निर्माण की वजह से मांसपेशियों में थकान होने लगती है. तीसरा जो आप देख रहे हैं, सबसे अहम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब प्रक्रिया होती है तो याद रखिएगा ये सारी प्रक्रिया होती है एक कोशिका अंग जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो आप इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकअप हो गया है, टूट गया है और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सो इस प्रकार से हमने देखा कि ये थी जीवों में ग्लूकोज के विघटन की विभिन्न विधियां। चलिए आगे लेके चलते हैं। जो श्वसन क्रिया हुई यानी उसको अगर हम लोग समरी लेके चलें, सारांश लेके चलें, तो उसको हम लोग ब्रीफ में ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज है यानी ये ब्रेकअप हुआ पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एब्सेंस है कि प्रेजेंस है? अगर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो उस कंडीशन में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसको अनाक्सीय श्वसन। और दूसरा आप देख रहे हैं, अब अनाक्सीय श्वसन की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज यानी C6H12O6, याद रखिएगा ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये ग्लूकोज जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाकर के ब्रेकअप हो जाएगा, किसमें? फ्यूअर स्टेप के बाद में, यानी कुछ स्टेप्स के बाद में लैक्टिक एसिड या किसी अन्य एसिड में या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली 2 ATP प्रोवाइड करेगा। तो आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया की समीकरण दीजिएगा। दूसरी हम बात करें ऑक्सीय श्वसन, यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जो रिएक्शन दी हुई है कि कार्बन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। अभी यहाँ पर इसमें अंतर ये है कि यहाँ हमने ग्लूकोज को सीधा ब्रेकअप किया और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, और कई पदों के बाद, कई स्टेप्स के बाद जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है एंड अल्टीमेटली एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। तो अब आप अनाक्सीय और आक्सीय श्वसन में अंतर समझ चुके होंगे। अभी एनर्जी के रेफरेंस में बात करें तो आप बात करेंगे यहाँ बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP मिलते हैं, जबकि ऑक्सीजन में बात करें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP, जहाँ इसकी अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ से प्राप्त होती है। अभी दूसरी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं है अनाक्सीय श्वसन में, जबकि ऑक्सीय श्वसन के अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल आवश्यक है। चलिए अब अनाक्सीय श्वसन की अभिक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसमें आपने जैसे देखा रिएक्शन में कि ग्लूकोज है, इसको हम लोग क्या 2 पदों में तोड़ लेते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन हो रही है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या देखा आपने कि 2 पायरुविक एसिड के अणु बन रहे हैं, साथ ही NAD2H यानी अपचायक पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है। कितने? 2। NAD2H आपने इससे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पढ़ा होगा, जहां पर इसको पढ़ा था आपने NADP2H। अंतर है दोनों में, ये NAD2H है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप हो जाएगा। अब बात आती है कैश एनर्जी की, ATP की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के जैसा आपने देखा 2 ATP का इस्तेमाल हुआ और 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, यानी बेसिकली 4 बनते हैं, 4 में से 2 खर्च हो जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो हमें कितना होगा, दैट वुड बी ऑफ 2 ATP। चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है ये कोशिका द्रव्य में ही, कोई विशेष कोशिका अंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ आप देख रहे हैं ये एल्डिहाइड में ब्रेकअप हो गया है। तो पायरुविक एसिड विल गेट ब्रेक इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इसके बाद में ये एसिड एल्डिहाइड जाकर के कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पर, एल्कोहल में। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख रहे हैं इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 NAD का निर्माण होता है। तो यानी कि ये NAD जो ऊपर वाले स्टेप में बनी थी, ये NAD यहाँ पर खर्च हो गई। तो आपने देखा कि ये वापस जो है हाइड्रोजन इसने रिलीज कर दिए और इसका जो है अपचयन हो गया किसमें, NAD में, सॉरी ऑक्सीकरण हो गया NAD में। तो ये जो NAD था ये यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। दूसरी बात ये बात की हमने कि पायरुविक इस प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल निकलती है। अब फाइनली अगर हम इस रिएक्शन को जोड़ना चाहें तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड कट गया, ये
NAD, जस्ट अ मिनट, ये NAD2H से NAD2H बन गया, कट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर के इस रिएक्शन में बन जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फाइनली आपको जो मिलेगा क्या, ये 2 ATP और प्लस 2 मिथाइल एल्कोहल प्लस 2 NAD मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे यहाँ पर आपको। तो ये हुआ अनऑक्सीडेशन का समरी, आप इसको जरूर याद रखिए। इसके बाद में दूसरा जो लेके चलते हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में हम लोग बात करें तो ये जो देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, पहली प्रक्रिया जहाँ ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल सेम वैसी ही होती है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमने ग्लाइकोलिसिस में बात की थी कि ग्लाइकोलिसिस में कुल जाकर के 2 ATP का प्रॉफिट हमको हुआ। तो इस प्रक्रिया के बाद में आगे के जो सारे पद होते हैं ये जाकर के पूरे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होने वाले पद हैं उनको हम लोग 3 अलग अलग स्टेप्स में लेके चलते हैं। पहला होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, इस प्रक्रिया के दौरान आपने देखा कि 2 NAD2H का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर पायरुविक एसिड के बाद में सारे पद डबल में चलेंगे। तो आपने देखा कि NAD2H के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। यहाँ पर ये प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य भित्ति में होती है। चलिए दूसरा पद है क्रैब चक्र। क्रैब चक्र बहुत इंपॉर्टेंट, क्रैब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर्म, अलग अलग प्रकार के अपचायक पदार्थ यहाँ पर बनते हैं। जैसे आपने देखा कि NAD2H बन रहा है, FMN बन रहा है और FAD2H बन रहा है। अभी आगे वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि NAD2H जो है ये जब NAD में कन्वर्ट होगा तो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। FMN जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है और FAD2H जो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि मैट्रिक्स में जो प्रक्रिया हुई उसका नाम क्रैब चक्र है, और इस प्रक्रिया के दौरान अपचायक पदार्थों के अलावा यहाँ पर जो निकलती है वो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल मिलाकर के एक ग्लूकोज के अणु से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से बनते हैं। तीसरा पद जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इस परिवहन तंत्र में बेसिकली होता क्या है इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या नाम है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जितने भी अब तक ये अपचायक पदार्थ बने हैं, चाहे वो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये ग्लाइकोलिसिस में बना हो, चाहे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के दौरान बना हो, चाहे वो NAD2H के दौरान बना हो, और चाहे कहीं और ये 1 2 3 तीनों पद में कहीं भी बने हो, इन सब का कैश जाकर के कहाँ होगा, ये सारे के सारे कैश जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में होते हैं। इसके लिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः भित्ति पर विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग ऑक्जीसोम्स कहते हैं। इन ऑक्जीसोम्स में जाकर के ये सारे सारे अपचायक पदार्थ कैश हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, हाँ यस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसी प्रक्रिया में ETS के दौरान ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी यहीं पर यूज़ अप किया जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे वहाँ आपने देखा कि NAD2H बने, इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम से जो बने, क्रैब चक्र से जो बने, सब जाकर के कैश हो जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसके बाद में कुल मिलाकर के हमें 38 ATP और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो जितनी मात्रा में हमने जल के अणुओं को यहाँ पर इस्तेमाल किया था उसकी आधी मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। खैर वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मुख्य बात जो है उसको आप स्मरण रखिएगा कि एक तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंतिम पद होता है, लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर जाकर के क्या होता है, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और दूसरा कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन से जो अभी पीछे बताया हमने कि ATP प्राप्त होती हैं, तो कितनी मिलती हैं, 38 ATP बनती हैं। इन 38 के अंदर हम इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट हुआ वो एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP का होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो फाइनल रिएक्शन जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6
क्या नाम है आपका, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज अप हुए। देन एरोबिक रेस्पिरेशन, एंजाइम्स का इस्तेमाल हुआ, अलग अलग पदों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग कैसे इस्तेमाल हुए और अल्टीमेटली सॉरी यूज अप हुए, प्रोड्यूस हुए, और 38 एटीपी का यहाँ पर निर्माण हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि विभिन्न जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए अलग अलग प्रकार की युक्तियां होती हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि ऑक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, लेकिन जिनमें ऑक्सीय होता है उनमें भी सीधे सीधे ऑक्सीजन को फ्रीली नहीं लिया जाता। तो वो कौन कौन से शारीरिक अंग हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर या जीवधारियों की बॉडी के अंदर, विशेषकर जंतुओं में, जिनके द्वारा वो श्वसन क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें पहला आप देख रहे हैं त्वचा द्वारा त्वक श्वसन। तो त्वचा के द्वारा अधिकांश जीवों में, जितने भी जीव जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा नम रहती है, छोटे आकार के होते हैं, उन सभी जीवों में क्या होता है, त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। जैसे कि हम लोग बात करें अमीबा में, जैसे कि प्रोटोजोआ मतलब स्पंज जितने भी होते हैं, एनिलिडिया जितने भी होते हैं, जैसे कि जोंक है, केंचुआ है या कुछ और है। इसीलिए आपने देखा है केंचुआ होता है, उसकी बॉडी के ऊपर हल्का सा नमक डाल देंगे तो क्या होगा, नमक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी की कमी की वजह से वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है, थोड़ी देर में बाद में मर जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि मेंढक में ग्रीष्म व शीत निद्रा के दौरान जब वो मेंढक छिप जाता है, आपने देखा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तभी आपको मेंढक दिखाई नहीं देगा, और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी मेंढक, छिपकली जैसे बहुत सारे जीव नहीं दिखाई देते हैं। तो ख़ास तौर से फ्रॉग में क्या होता है, क्योंकि फ्रॉग उभयचर जंतु है, पानी के अंदर गहराई में छिप जाता है और गीली त्वचा के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता रहता है। उसको फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्लोम्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा। गिल्स का नाम सुनते ही आपको याद आती हैं कौन, मछलियाँ। मछलियाँ, मछलियों में जैसे आपने देखा जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, गिल्स नामक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें ब्लड का फ्लो होता है और पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड के अंदर। तो गिल्स जो हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टैडपोल लार्वा, जी हाँ, टैडपोल जो है आपका मेंढक जो है उसका लार्वा टैडपोल कहलाता है, और इसमें भी अधिकांश लक्षण मछलियों के समान होते हैं, फिशेस के समान होते हैं। तो फिशेस की भांति टैडपोल लार्वा भी गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। इसके अलावा अनेकों प्रकार के उभयचर, मतलब फ्रॉग के अलावा कुछ और भी उभयचर होते हैं, सैलामेंडर हैं, कुछ और न्यूट्स वगैरह होते हैं, उन सब में भी जाकर के क्या होता है, क्लोम्स के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा होता है। और जलीय कीट जो होते हैं उनमें भी श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होती है। तीसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट फुफ्फुस श्वसन, यानी फेफड़ों के द्वारा होने वाला श्वसन। फेफड़े यानी कि लंग्स, लंग्स के द्वारा केवल वही जीवधारी श्वसन करते हैं जो फ्री एयर में रहते हैं, जो वायु में रहते हैं। कुछ जीवधारी जरूर ऐसे हैं, यहाँ पर आपके दिमाग को स्ट्राइक किया होगा, ऐसे स्तनधारी जो रहते तो पानी के अंदर हैं लेकिन श्वसन क्रिया के लिए उनको पानी की सतह पर आना पड़ता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वेल, वेल, डॉल्फिन या ऐसे सभी जीव, या क्रोकोडाइल्स, या अभी हम लोग बात करें टर्टल, कछुआ, ये सब सांप, स्नेक्स वगैरह जो भी होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और आप आफ्टर ऑल आपका फ्रॉग भी। तो क्या होता है कि फेफड़ों के द्वारा ये एयर को फेफड़ों के अंदर भरते हैं और उसको क्या है, बाहर रिलीज करते हैं। तो फुफ्फुस श्वसन यानी फेफड़ों का श्वसन केवल उन जीवधारियों में होता है जिनमें क्या होता है, जैसे मैं बताया आपको, मछलियों को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी कॉर्डेट हैं यानी कि उभयचर, यानी कि रेप्टाइल्स, यानी कि पक्षी और स्तनधारी, सभी स्तनधारी चाहे वो ज़मीन पर रहते हो चाहे पानी में रहते हो, सभी में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्लांट्स में। तो क्या ऐसा है कि प्लांट्स जो हैं, बिल्कुल प्लांट्स भी एयर से रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो बड़े प्लांट जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिससे कि गहराई में छिपी हुई कोशिका तक भी उनकी ऑक्सीजन पहुंच पाए, क्योंकि प्लांट्स में याद रखिएगा हमारी तरह कोई माध्यम नहीं होता, ब्लड या कुछ और प्रकार का जो प्रत्येक कोशिका तक
जीवित कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो प्लांट्स में क्या होता है कि फ्री एयर के कांटेक्ट में आने के लिए सेल्स के अंदर डिवाइस बन जाती हैं, ऐसी युक्तियां बन जाती हैं। क्या हो सकती हैं? जैसे आपने बताया कि जंतुओं में जंतुओं के समान श्वसन अंग नहीं मिलते हैं प्लांट्स में, तो मिलता क्या है? देखिए, पहली स्ट्रक्चर जो है अनाक्सिस श्वसन। पहले तो ये जान लीजिएगा कि कुछ प्लांट्स आपकी तरह से ही ऐसे होते हैं जो अनाक्सिस श्वसन करते हैं, जैसे कि कुछ इंटरनल पैरासाइट्स हैं, कुछ फंगस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, और खमीर यानी कि ईस्ट वगैरह जो होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो अनाक्सिस श्वसन करते हैं। ये सब प्लांट्स में काउंट होते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन शोषण करने वाले बाकी जितने भी पौधे आप समझ पा रहे हैं जो प्रकृति में खुले तौर पर मिलते हैं या पानी के अंदर मिलते हैं, उन सब के अंदर ऑक्सीजन शोषण होता है। अब जो पानी में मिलते हैं उनमें समस्या नहीं है, क्योंकि वो पानी के अंदर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया जो है सीधा पानी में घुली ऑक्सीजन को उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे लेते रहती हैं। ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को वो लेती रहती हैं। अब इसके अलावा जो हो सकता है, पौधे में प्रत्येक जीवित कोशिका तक वायु को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम लोग शॉर्ट में देखना चाहें तो आप बात करेंगे पहले नंबर पर स्टोमेटा। जी हाँ, स्टोमेटा जो आपने पहले भी पढ़ा, रंध्र, ऐसी संरचनाएं जो पत्ती की सतह पर पाई जाती है। क्योंकि प्लांट के अंदर अगर आप बात करेंगे लिविंग पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पर आप बताएंगे पत्ती के अंदर सभी कोशिकाएं जीवित प्रकार की होती हैं, और वहीं पर उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एयर का एक्सचेंज कैसे होगा, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे कमरों के अंदर आप वेंटिलेटर्स बना देते हैं, उसी प्रकार से कि पत्ती की सतह पर भी क्या होती हैं, स्टोमेटा, छोटे छोटे वेंटिलेटर्स बन जाते हैं, खिड़कियां बन जाती हैं, जिनसे होकर के एयर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आती जाती रहती है। बिल्कुल जिस तरह से हम लोग बात की खिड़की में दरवाजा बंद करने और खोलने की सुविधा होती है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो दो द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स हैं, ये भी क्या है, इसको बंद और खोल देती हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्यूटिकल, यानी कि जिस प्रकार हमारी त्वचा बॉडी को कवर अप करती है, इसी प्रकार पत्ती व अन्य पादप संरचनाओं को क्यूटिकल नामक संरचना कवर अप करके रखती है। तो उसके कांटेक्ट में भी जो नमी आती है उससे भी वो क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज कर लेती है। तीसरी एक स्ट्रक्चर और आती है वातरंध्र। आपने देखा है तने तने के ऊपरी भाग पर छाल होती है जो मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, लेकिन उसके अंदर अंदर आपने देखा होगा लिविंग सेल्स होती हैं। तो अंदर की लिविंग सेल्स को एयर सप्लाई करने के लिए आपने देखा जगह जगह पर दरारें पड़ जाती हैं, जो छाल है वो जगह जगह से फट जाती है। इन्हें ही हम लोग वातरंध्र या लेंटिसिल्स कहते हैं, जिनके मार्फत प्लांट के अंदर लिविंग सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, एयर पहुंच पाती है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन से ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो समझा उसके बारे में कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग देम वन बाय वन। ऑक्सीय फास्फेटीकरण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऑक्सीय फास्फेटीकरण, फास्फेटीकरण आप लोग पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौर में उसको आपने जो नाम दिया था प्रकाश फास्फेटीकरण कहा था। तो यहाँ पर ऑक्सीय फास्फेटीकरण है, क्या होगा आपने पढ़ा है, दोबारा से थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीय शोषण में ऑक्सीजन कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ऑक्सीय शोषण के अंदर आपने बताया कुल मिलाकर के 4 पद थे, ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, क्रेब्स साइकिल, और अंतिम में ईटीएस। तो कौन से पद के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीय व अनाक्सीय शोषण में अंतर कीजिए। दोनों प्रकार के शोषण में बहुत प्रकार के अंतर हम लोग डिस्कस किए, आपको कम से कम 6 अंतर जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, किण्वन क्रिया से हमें क्या लाभ है? जी हाँ, ये नया टॉपिक है, मैं चाहूँगा अनाक्सीय शोषण से मिलता जुलता है, थोड़ा सा दिमाग को आप भी कसरत कराएं और इसके बारे में लिखिएगा। हिंट मैं आपको दिए देता हूँ, अनाक्सीय शोषण से मिलती जुलती प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें अल्कोहल, शराब और विभिन्न सिरका वगैरह जैसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीय शोषण की अभिक्रिया के पद लिखिए। ऑक्सीय शोषण की अभिक्रिया, जिसके अंदर मैं अभी आपको बताया 4 पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, इनको विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट वन इज मेंढक में शोषण क्रिया किन किन विधियों से होती है? तो मैं आपको बताया था पीछे
कि मेंढक ऐसा जीव है जिसमें एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा वो श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन 7, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रटा होगा, समझ में आपको अब आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो उसका जवाब जरूर लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहते हैं। नेक्स्ट वन, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल मानव में श्वसन के साथ। थैंक यू। एंजॉय।